हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सब लोग का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर और आज के सेशन में हम हिस्ट्री को लेकर आए हैं। तो हिस्ट्री एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपके जो जीएस किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आज हम डिटेल रूप में जानेंगे एंड इसके अलावा देखिए सभी सब्जेक्ट्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो सभी को जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे। राइट, सो आज हम हिस्ट्री को करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करेंगे एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो है आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। अब देखो, इन क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा ये है, वो भी डिटेल में, कि आने वाले एग्जाम में यहीं से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप जो है डेली बेसिस पे इनकी आदत डालते हैं, डेली मैं एक वीडियो जो है अपलोड करता हूँ चैनल पे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ वहीं से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा अगले एग्जाम्स में। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द फिगर ऑफ गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडस वैली पीपल इज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में जो अंकित भगवान है उनकी आकृति थी। किसकी आकृति थी? देखिए, दो भगवान जो है आपको देखने को मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स के ऊपर, जिनकी जो है इमेजेस हैं। राइट, वो कौन है? एक तो है आपके पशुपति महादेव, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पशुपति महादेव जो थे ये मेल जो है देवता थे। एक थी फीमेल देवता, ठीक है, वो थी मदर गॉडेस। ठीक है, वो थी मदर गॉडेस। तो ये दो देवता जो है सील जो है जिनकी मिली हैं वहाँ पे, सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो है लगभग 2500 से लेकर 1700 जो है बीसी से लेकर जो है ये आपका टाइम पीरियड था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये सिटी लाइफ जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। 1924 को जॉन मार्शल नाम के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस समय ये थे जॉन मार्शल, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं खोज करी। राइट, एक नई सिविलाइजेशन को सामने लेके आए थे, याद रखिएगा। अब पर्टिकुलर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मेन जो साइट्स हैं आपकी, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, इनको किसने जो है फाउंड किया था? हड़प्पा को फाउंड किया था दयाराम साहनी ने, नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी। और जो मोहनजोदारो है इसको आर.डी. बैनर्जी ने। किसने? आर.डी. बैनर्जी ने। ये जो है हड़प्पा सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी 1921 में, और ये जो है 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदारो है ये आपकी इंडस रिवर के किनारे है। दोनों साइट्स जो है कहाँ पे थी? पाकिस्तान के अंदर, मॉडर्न टाइम में। राइट, जो हड़प्पा से आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं? ग्रीनरी मिली है। राइट, इसके अलावा बुल्लक कार्ट मिला है और जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसकी जो सैंडस्टोन की मूर्ति है वो वहाँ से मिली है। मेन जो चीज़ें जो मिली हैं वो मोहनजोदारो से मिली हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ पूछा आता है, स्नानागार जो हिंदी में आप बोलोगे, ग्रेट बाथ जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक डांसिंग गर्ल की जो है ब्रॉन्ज की मूर्ति वहाँ से मिली है। किसकी है? ब्रॉन्ज की मूर्ति है डांसिंग गर्ल की, ये मोहनजोदारो से मिली है। इसके अलावा जो सील है पशुपति महादेव की, वो यहाँ से मिली है। राइट, इसके अलावा जो बेडेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है, उसके स्टैचू यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा कॉटन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदारो से देखने को मिलती हैं। राइट, इंपॉर्टेंट साइट जो आपको पता होना चाहिए, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है ये भी पाकिस्तान में है और इसकी खोज जो हुई थी 1929 में स्टाइन नाम के व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, ऑरेल स्टाइन इसका पूरा नाम है और इसने जो है स्टाइन ने 1929 में सुतकांगेडोर, जो कि एक ट्रेड पॉइंट हुआ करता था उस समय। ठीक है, एक ट्रेड पॉइंट था ये, किस किस के बीच में? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। बेबीलोन याद है? बेबीलोन से जहाँ से जो है अलेक्जेंडर इंडिया में आया था, तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में का जो ट्रेड पॉइंट था वो था सुतकांगेडो। राइट, एक है साइट चहुदारो। चहुदारो जो है एम.जी. मंजूबदार के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी 1939 में। ठीक है, 1931 में। राइट, एंड इंडिस के किनारे है और यहाँ से क्या मिले हैं? डॉग जो है एक बिल्ली का पीछा करता है, उसके पाँव जो है वहाँ पे मिले हैं। राइट, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग द कैट, ये चीज़ें जो है यहाँ से मिली हैं। एक इंपॉर्टेंट साइट कालीबंगन है। कालीबंगन जो है 1953 में डिस्कवर की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। तो घोष
सरनेम याद रख लो, घोष के द्वारा 1953 में कालीबंगन, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, राइट, घग्गर रिवर के किनारे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि जुताई वाले खेत जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, या फिर हम बोले वुडन प्लॉग जो है जिससे खेती की जाती है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ से मिली हैं। इसके साथ साथ जो है ऊंट, कैमल की बोन यहाँ से मिली हैं, और फायर के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि आग वगैरह ये लोग जो है वहाँ से जलाते थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। लोथल कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। SR राव के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था 1953 के अंदर, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो थी ये पोर्ट सिटी थी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉकयार्ड देखने को मिलता है, तो डॉकयार्ड या फिर पोर्ट सिटी कौन सी थी, ये थी आपकी लोथल। और यहाँ से राइस हस्क देखने को मिलता है, राइस के भी जो है यहाँ पे भंडार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चेस यहाँ पे प्ले की जाती थी, चेस प्लेइंग के बारे में जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एक है सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा नाम की जगह, और ये सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात के अंदर है। 1964 में इसको फाउंड किया गया था JP जोशी के द्वारा, JP जोशी के द्वारा फाउंड किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा आता है, यहाँ से देखिए हॉर्स के बारे में पता चलता है। देखिए हॉर्स के जो बोन्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कैमल की बोन्स कालीबंगन से मिली हैं, और जो घोड़े की हड्डियाँ हैं वो सुरकोटड़ा नाम की जगह से मिली हैं। एक है इंपॉर्टेंट साइट धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा नाम की इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी गुजरात के अंदर है, और 1985 के दौरान जो है इसको डिस्कवर किया गया था, और किसके द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा जो है इसको फाउंड किया। अब यहाँ पे वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है, ठीक है, वाटर रिजर्वायर कहाँ पे मिला है, धोलावीरा के अंदर है। तो पानी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है, हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पे धोलावीरा में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, राइट, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। तो एशिया में जो है जो रिलीजन फैला वो कौन सा जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, वो जो है बुद्धिज़्म है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आप देख लें तो बुद्धिज़्म जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोपियन साइड अगर आप चल जाएंगे वेस्ट साइड में, तो वहाँ पे इस्लाम है ज़्यादा, प्लस आपका क्रिश्चियनिटी, ये दो जो है रिलीजन वहाँ पे ज़्यादा जो है फैले हैं, राइट। लेकिन ईस्ट एशिया या फिर एशिया की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, लेकिन आप नॉर्मली आप कंट्रीज़ देखेंगे, सिंगापुर है, कंबोडिया है, तो ये सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म को फॉलो करते हुए देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। द थ्री रत्नाज वर स्ट्रेस्ड बाय। देखो त्रिरत्ना की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बल इन पे दिया था महावीर ने, ठीक है, जैनिज्म के महावीर ने जो है सबसे ज़्यादा बल इस पे दिया था। त्रिरत्न देखिए याद रखिएगा कि ये बुद्धिज़्म में भी है प्लस आपका जैनिज्म में भी है। बुद्धिज़्म के जो त्रिरत्न हैं उनको क्या बोला जाता है, ये जरूर पता होना चाहिए, यानी कि जिसको त्रिरत्न को बोलते हैं हम 3 जेवल्स, इंग्लिश में 3 जेवल्स। जो बुद्धिज़्म वाले 3 जेवल्स हैं या त्रिरत्न हैं उनको बोला जाता है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये 3 रत्न हैं हमारे बुद्धिज्म के अंदर। जैनिज्म में कौन से हैं, जैनिज्म में है आपका राइट फेथ, ठीक है, राइट नॉलेज, और तीसरा है आपका राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक क्या दर्शन, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक जो है चरित्र, राइट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या चरित्र, ये जो है 3 त्रिरत्न हैं जैनिज्म के अंदर। तो बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न है, जैनिज्म में भी त्रिरत्न है, कंफ्यूज मत होना, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। चांद बीबी वाज अ रूलर ऑफ। तो चांद बीबी जो रूलर थी वो थी अहमदनगर की, राइट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इन्होंने जो है अहमदनगर को जो है प्रोटेक्ट करके रखा अगेंस्ट अकबर। अकबर का अटैक हुआ था जब, तो उनके खिलाफ जो है इन्होंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करके रखा था 1595 के अंदर, ठीक है। तो ये चांद बीबी अहमदनगर से बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये बीजापुर की भी शासक रही हैं, लेकिन बाद में जो ये रूल किया इन्होंने ज़्यादा समय के लिए वो अहमदनगर पे किया था।
ठीक है। तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ज़्यादा दूंगा, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है। अमीर खुसरोज नेम इज़ एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। अमीर खुसरो जो है इसका नाम जो है किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए इन्होंने सितार की खोज करी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सितार प्ले किया करते थे ये। और पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन की किसके कोर्ट में थे, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये थे अमीर खुसरो, राइट। इनको फादर ऑफ कवाली बोला जाता है, फादर ऑफ कवाली, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछे हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कवाली, तो अमीर खुसरो, राइट। एक म्यूजिशियन भी थे और ये पोइट भी थे एक। ये निज़ामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी सेंट थे उनके जो है डिसाइपल थे, यानी कि शिष्य थे, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया के, याद रखिएगा निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। देखिए इन्होंने दो म्यूज़िकल जेनरी को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि दो म्यूज़िक की शैली जो थी, दो म्यूज़िक की शैली उसको इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। एक था तराना, ठीक है, एक था तराना और एक था कौल, ठीक है। कौल और तराना दो म्यूजिक की शैलियाँ जो हैं इनके द्वारा जो है इनका जन्म हुआ है। एंड इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिसका नाम ज़रूर पता होना चाहिए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका तुगलकनामा, तुगलकनामा, ठीक है। तुगलकनामा जो है किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। इसके अलावा नूह सिफिर, ठीक है, नूह सिफिर जो है इनकी किताब है। एक है खज़ैन उल फतेह, खज़ैन उल फतेह नाम की। ये तीन किताबें जो इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो ने लिखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है तुगलकनामा। बुलंद दरवाज़ा बिल्ट बाय अकबर इज़ द टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ। देखो मैंने, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जब से भी मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो मैंने बुलंद दरवाज़ा को भी डिस्कस किया, अकबर को काफ़ी बार डिस्कस किया, और उसमें मैंने ये बताया भी था कि बुलंद दरवाज़ा उन्होंने किस विक्ट्री के उपलक्ष्य में जो है बनाया था। तो वो गुजरात की जब गुजरात पे जब वो विजय पाते हैं 1572 में, तो तब उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी के अंदर है, ठीक है। तो इनकी मेन जो कंस्ट्रक्शन है अकबर की वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फतेहपुर सिकरी, राइट, इन्होंने बनाया। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा है, राइट। पंच महल इसके अंदर है, जोधा भाई पैलेस इसके अंदर देखने को मिलेगा, राइट। एंड बीरबल पैलेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए पंच महल है इसके अंदर, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारा फतेहपुर सिकरी के अंदर है, राइट। दूसरी चीज़ आगरा फोर्ट इन्होंने बनाया है, याद रखिएगा आगरा फोर्ट जो है अकबर के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा जो लाहौर में फोर्ट है वो बनाया गया। इलाहाबाद का फोर्ट जो है वो इनके द्वारा बनाया गया। देन जो हुमायूं की टॉम है कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, वो इनके समय में बनी थी, राइट। सो ये जो है इनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन की गई हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। सो बुलंद दरवाज़ा किस लिए बनाया गया था? गुजरात की जीत के बाद बनाया गया था, और फतेहपुर सिकरी में है ये। और ये सारी चीज़ें जो हैं फतेहपुर सिकरी का जो इनका महल है, हम बोलें जो कंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी में जो है सलीम चिश्ती की दरगाह आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये हमारा हाईएस्ट गेटवे है, इंडिया का हाईएस्ट गेटवे, राइट, राइट, हाईएस्ट गेटवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। हु रोट तुगलकनामा? अभी मैंने आपको बता दिया था कि अमीर खुसरो के द्वारा जो है तुगलकनामा को लिखा गया है, राइट। एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी, ठीक है। तबाकत ए नसीरी नाम की किताब किसने लिखी है? मिनहाज ए सिराज, ठीक है, मिनहाज ए सिराज के द्वारा तबाकत ए नसीरी किताब लिखी गई है। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी मराठास और अफगान के बीच में। याद रखिएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई मराठास और किसके बीच में? अफगानों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1761 के अंदर, ठीक है। 1761 में जो है ये फाइट लड़ी गई। अब जो अफगान था वो कौन था उस समय लड़ रहा? वो था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो है अफगानों ने अटैक किया था। अब इंडिया की तरफ से भी अहमद शाह अब्दाली की हेल्प कर रहे थे कुछ लोग, जैसे रोहिलियास के नजीबुद्दौला, राइट, और नवाब ऑफ अवध जो थे उस समय सिराजुद्दौला, वो जो है हेल्प कर रहे थे,
राइट। और मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था, वो थे सदाशिव राव, सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ जो थे, ये मराठाओं की ओर से वो हैं उस समय लड़ रहे थे, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट बैटल्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, पहली बैटल ऑफ टेरेन जो थी 1191 में जो है लड़ी गई थी, 1191 में, किसके किसके बीच में, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीतता है। लेकिन जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन होती है 1192 में, उसमें गौरी जीत गया था। इसके अलावा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको याद रखना है, किस किस के बीच में हुई थी, कब हुई थी, पहले तो 1526 में हुई थी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। देन आपको बैटल ऑफ खानवा याद रखना है, बैटल ऑफ खानवा किस किसके बीच में हुई थी, तो बैटल ऑफ खानवा जो है बाबर वर्सेस राणा सांगा, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उनके बीच में हुई थी बैटल ऑफ खानवा। इसके अलावा बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा जो थी हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में। इसके बाद ये जो बैटल ऑफ चौसा हुई ये 1539 में हुई है, और बैटल ऑफ खानवा जो है इसको याद रख लेना 1527 में हुई है। देन बैटल ऑफ जो है कन्नौज होता है, चौसा के बाद जो है बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में, ये भी हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के साथ हुई थी, राइट। एंड देन आपको याद रखना है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो 1556 के अंदर हुई, किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। तो ये कुछ बैटल्स हैं जिनकी डेट और किन किन के बीच में हुई है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। रुद्रदमन वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो रुद्रदमन जो था ये एक शाका रूलर था, ठीक है। शाका को बेसिकली इंडो सीथियंस भी बोलते थे, ठीक है, इंडो सीथियंस रूलर। तो शाका रूलर सबसे फेमस कौन था, रुद्रदमन फर्स्ट, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। एंड इसकी अगर हम फाउंडर की बात करें, किंग मेयूस नाम के जो है व्यक्ति ने जो है शाका डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। इनका जो लास्ट रूलर था वो था रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है, जिसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त टू ने हराया था, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे, राइट। रुद्र सिंह थ्री जो है लास्ट रूलर थे हमारे शाका डायनेस्टी के, राइट। सो ये ओवरव्यू थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन रुद्रदमन किससे रिलेटेड है, शाका रूलर हैं ये, और काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद। खजुराहो टेम्पल जो हैं, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था किसी वीडियो में कि खजुराहो के जो टेम्पल हैं वे जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है। खजुराहो के मंदिर पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, मैंने दूसरे तीसरे पेपर में देखा है क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही किंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस डायनेस्टी का दूसरा किंग भी पूछा जा सकता है। तो खजुराहो के मंदिर जो है जैन और हिंदू धर्म के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर है कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट है आपकी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है आपकी एमपी के अंदर, वहाँ पे ये लोकेटेड है। किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, तो चंदेल डायनेस्टी, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा जो है ये 85 टेम्पल थे स्टार्टिंग में बनाए गए थे जब, अब 25 ही रिमेनिंग है। तो ये चंदेल डायनेस्टी बुंदेलखंड में जो राज किया करती थी मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा ये बनाया गया था। इसमें मतंगेश्वर मंदिर है एक, मतंगेश्वर टेम्पल है एक, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड जो ये जो चंदेल डायनेस्टी है इसके फाउंडर का नाम जरूर याद रखना, नानुका, ठीक है, नानुका नाम के जो है चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पे, एमपी में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और चंदेल डायनेस्टी ने इनको बनाया था। 85 टेम्पल थे, लेकिन आज के समय में 25 टेम्पल बचे हैं, और चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर थे नानुका, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश बाय लॉर्ड डलहौजी। देखिए नोट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ये पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बाद में एस्टैब्लिश हुई है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है
ये सबसे पहले जो है यहाँ पे बनी थी, राइट। कलकत्ता हो गई और बॉम्बे, कलकत्ता और बॉम्बे जो है ये जुलाई में बने थे, जुलाई 1857 के अंदर। और ये जो मद्रास है ये बनी थी सितंबर में, सितंबर 1857 के अंदर। और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये बनी थी आपकी 1922 में, ठीक है। तो ये काफ़ी बाद में जो है इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी 1922 में, तो बाकी की ये जो है ये पहले बनी थी। इसके अलावा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी, ये 1887 के अंदर बनी थी, 1887। तो पहली तीन जो थी वो थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, देन जो है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, देन दिल्ली की 1922 के अंदर जो है यहाँ पे बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए एजुकेशन से रिलेटेड आपको एक जो है याद रखना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 के अंदर, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन जो है एजुकेशन बोला गया था, राइट। और जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक जो रिफॉर्म्स थी वो किए थे, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो जो सती प्रथा थी उसको इलीगल या फिर गैर कानूनी कब घोषित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। देखिए राजा राम मोहन रॉय उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन देखो करेगा कौन, गवर्नमेंट में कौन बैठा है? वो बैठा है गवर्नर जनरल। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो राजा राम मोहन के प्रयासों से, और किया किसने फिर? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, राइट। तो बंगाल सती रेगुलेशन जो है, बंगाल सती रेगुलेशन जो पास हुआ था 1829 में। तो सती प्रथा कब खत्म हुई है? 1829 में एक्ट के थ्रू खत्म हुई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें दोस्तों तो 1829 से लेके 1835 तक इनका समय था, गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के। एंड इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई? एक तो सती प्रथा बंद हुई थी, और दूसरा ठगी सिस्टम जो था वो बंद हुआ, ठगी प्रथा, ठगी सिस्टम। एंड चार्टर एक्ट इनके समय में आया था, कौन सा वाला? चार्टर एक्ट आया था 1833 वाला इनके समय में, राइट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कि 1835 में क्या हुआ? 1835 में जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें जो है जो इंग्लिश थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, राइट। तो इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बनाया था? याद रखिएगा, इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये 1835 में इनके समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, राइट। चलिए इसके अलावा ये देख लेते हैं ऊपर लॉर्ड रिपन के बारे में। तो रिपन के बारे में भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे कि रिपन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनके फादर माना जाता है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनके लिए रेजोल्यूशन लेके आए थे 1882 के अंदर, राइट। ये जो बने थे ये 1880 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, याद रखिएगा। इनके समय की इंपॉर्टेंट घटना ये है कि इल्बर्ट बिल जो है इनके समय में आया था। अब इल्बर्ट बिल क्या था? जिसमें जो आपके इंडियन जजेस थे, जो पहले यूरोपियन जो भी कन्विक्ट होगा, अगर वो कोई क्राइम करता है तो हम इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियन के ट्रायल में जो है हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन इसके बाद जो है ये इस बिल में दिया गया था कि इंडियन जजेस भी यूरोपियन को हम जो है वहाँ पे कोर्ट में ट्रायल उनका कर सकते हैं। लेकिन इस बिल को खारिज कर दिया गया था क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इंग्लिश लोग नहीं चाहते थे। इसके अलावा देखिए इल्बर्ट बिल के अलावा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है इनके समय में आया था, याद रखना है आपने। एंड जिसमें क्या हुआ कि जो बच्चे थे उनको बोला गया कि 7 साल से कम वाले बच्चे जो है फैक्ट्री नहीं जाएंगे। देख लो आज के समय में हम बोलते हैं कि 14 साल से नीचे जो है फैक्ट्री में नहीं जाएगा, तो उस समय की हालत देखिए आपकी। 7 साल से नीचे वाला बच्चा जो है फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में बताया गया। इसके साथ साथ बताया गया कि बच्चा जो है 12 घंटे से ज़्यादा एक दिन में ड्यूटी नहीं देगा। अरे भाई साहब, आज के समय में भी 9-9 घंटे जो है ड्यूटी अडल्ट देता है हमारे आज के प्राइवेट कंपनी में। सो आप देखिए उस समय बच्चा जो है उसको बोला गया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 12 घंटे काम कर सकते हैं, उससे कम जो है काम जो मतलब ये काम नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो है 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मीन्स वो ये जो बात वहाँ पे की गई थी। इसके अलावा इनके टाइम पे 1882 में हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन 1920 में भी आया था, वो अलग था, ठीक है। 1882 वाला हंटर कमीशन था जिसमें जो है सर विलियम हंटर ने जो है एजुकेशन कमीशन बनाया था, राइट। इसके अलावा देखिए इन्होंने सिविल सर्विसेज की एज जो पहले 18 थी उसको कर दिया इन्होंने 21। याद रखिएगा किसने किया था? रिपन ने किया था। इसके अलावा
ठीक इसके बाद जो लिटन जब बनते हैं, लिटन ने क्या काम किया, 21 से फिर कर दी 18 साल। तो देखिए सबसे अच्छा गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड रिपन ही था। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो जिन्होंने कुछ सही काम किए हैं ज़िंदगी में तो वो जो है हमारे रिपन ही थे। इसके अलावा देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। 1786 से लेके 1793 तक जो है इनका टाइम पीरियड था, राइट। एंड जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, याद रखिएगा कब इंट्रोड्यूस किया था, 1793 के अंदर, 1793 के अंदर। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इनको बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखना, राइट। परमानेंट सेटलमेंट को देखिए जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, तो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरी बात, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इनको बोला जाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात पूछी गई है, पहले कौन थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है जी। और ये तीसरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, राइट। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछता है कि पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उनका नाम है जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल। अब देखो आपको सेशन याद रखने हैं, 1885 में आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, तो इसका पहला अधिवेशन जो हुआ बॉम्बे में हुआ था, जिसके उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट बने वो थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे पहले 1885 के सेशन में बने थे। फिर अगला सेशन, हर साल में इनका सेशन हुआ करता था, तो अगला सेशन जो है 1886 में होता है, जिसमें दादा भाई नारोजी जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जो सेशन है ये कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा के अंदर, कैलकाटा के अंदर। फिर अगला सेशन होता है 1887 के अंदर, और ये सेशन होता है मद्रास में, जिसमें जो है ये बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये मद्रास सेशन था, याद रखिएगा। इसके बाद 1888 में जो है जॉर्ज यूल, पहले ब्रिटिश या फिर हम बोले इंग्लिश जो बंदा था वो प्रेसिडेंट बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो 1888 के अंदर। ये कुछ सेशन हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। अब देखो अजमल खान यहाँ पे ऑप्शन में है। अजमल खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। हकीम अजमल खान इनका पूरा नाम था, राइट। सो ये जो है चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट, तो स्काउट मूवमेंट एक यूथ की मूवमेंट थी, ठीक है। स्काउट मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी लॉर्ड बेडन पॉवेल के द्वारा 1907 के अंदर, ठीक है। अब स्काउट मूवमेंट में क्या है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हाइकिंग भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे हम बोल सकते हैं, हाइकिंग वगैरह, कैंपिंग लगाना, ठीक है, बैक पैकिंग, ये सारे जो चीज़ें थी आउटडोर एक्टिविटीज़, ये जो है यहाँ पे स्काउट मूवमेंट में चलाई गई थी। तो याद रखिए लंदन में लॉर्ड बेडन पॉवेल 1907 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, तो पहली स्वराजिस्ट की जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था दोस्तों। देखिए स्वराज पार्टी का क्वेश्चन पूछा आता है कि कब बनी थी, तो 1923 में ये पार्टी बनती है, जिसमें पहला ही अधिवेशन इनका कहाँ पे होता है, इलाहाबाद के अंदर होता है। किसके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्लस CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है ये जो है नई पार्टी स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई थी। स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें, जब 1923 में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं तो मैक्सिमम सीटें जो जीतती है वो स्वराज पार्टी जीतती है वहाँ पे। एंड साथ ही साथ 1925 में विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल जो हैं ये स्पीकर बनते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो काउंसिल के, ठीक है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, स्वराज पार्टी से ये बिलोंग करते थे विट्ठल भाई पटेल। तो 1925 में जो है ये स्पीकर बने थे। ये क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, याद रखिएगा इस चीज़ को, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया जो इंपॉर्टेंट थी पिछले क्वेश्चन में, कि देखो यहाँ पे हमने बात की थी ऊपर
अधिवेशन की इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कब पार्टिसिपेट किया था। तो ये महात्मा गांधी ने बेलगांव में सेशन हुआ था एक, ठीक है, बेलगांव का सेशन कब हुआ था, 1924 में। तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी पहली बार। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, और ये 39th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था बेलगांव के अंदर 1924 में, जिसमें महात्मा गांधी एज ए प्रेसिडेंट बने थे। राइट, चलिए, मुझे याद आ गया दिमाग में तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। राइट, तो ये स्वराज मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। राइट, और इसका पूरा नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या नाम था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो है इसका पूरा नाम था। अब इसमें जो मोतीलाल नेहरू जो थे ये सेक्रेटरी थे स्वराज पार्टी के, और चितरंजन दास, CR दास जो थे ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो ट्रायल ऑफ INA हीरोज वाज हेल्ड एट, INA के नायकों के मुकदमा जो है कहाँ पर चला था। इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, उनके जो ट्रायल्स हुए थे वो दिल्ली के अंदर हुए थे। राइट, याद रखिएगा, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ पे जो है ये ट्रायल चले थे, लाल किले के अंदर। राइट, तो पहला जो ट्रायल हुआ था ये लाल किले में, वो किसका हुआ था, याद रखना है, बहादुर शाह का, बहादुर शाह टू का, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी आप जानते हैं। जब 1857 की म्यूटनी हुई थी ख़त्म, तो बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे ट्रायल किया गया था। देखो जो रेड फोर्ट था ना, ये रेड फोर्ट आपको पता है कि मुगल के टाइम पे ये बना था 1618 में। किसने बनाया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो रेड फोर्ट जब बना तो स्टार्टिंग में तो मुगलों ने बनाया, लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो इन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट को एज ए क्रिमिनल जो है, एक क्रिमिनल कोर्ट बना दिया, यहाँ पे ट्रायल किए जाएंगे। तो ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल्स हुए थे तो दिल्ली में स्टार्ट हुए थे। और फर्स्ट ट्रायल में कौन कौन से ऑफिसर आए, SN खान, इन पे जो है मुकदमा चला। देन PK सहगल एंड GS ढिल्लों, तो ये 3 पहले ऑफिसर थे जिन पे ट्रायल चला था यहाँ पे, तो याद रखिएगा। अब ये ट्रायल कब हुए थे, 1945 के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1945 में ये ट्रायल हुए थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1945 से लेके 1951 तक। ठीक है, 1945 से लेके 1951 तक जो है ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन्होंने डिक्लेयर किया कब, 20 फरवरी 1947 में डिक्लेयर किया कि हम जो है यहाँ से इंडिया को क्विट कर देंगे। कब तक, जून 1948 से पहले। कब तक, जून 1948 से पहले हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। इनके समय में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है यूके की पार्लियामेंट में। कब हुआ, 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1947 को ये बिल पास होता है। 18 जुलाई 1947 को इनेक्ट हो जाता है ये बिल एंड केम इन टू फोर्स, मतलब ये लागू कब हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो ये जो है इनके समय में हुआ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। राइट, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ओनली इंडियन गवर्नर जनरल कौन था हमारा। तो वो था राजा गोपालचारी। राजा गोपालचारी जो थे एकमात्र हमारे इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन। ये किसने बोला था। तो ये बोला था अरविंदो घोष ने। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है, ये बोला था अरविंदो घोष ने। याद रखिएगा, अरविंदो घोष को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिज्म किसको बोला जाता है, अरविंदो घोष का बोला जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दी थी, पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा पैसिव रेसिस्टेंस थ्योरी किसने दी है, अरविंदो घोष ने। देखिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है इतिहास थोड़ा बहुत। राइट, सो देखो इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सावित्री किताब इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने इंडिया को भारत माता का दर्जा दिया। राइट, दूसरी बुक न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड,
जिसमें पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में इन्होंने बोला, वो किताब थी न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये इनके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा द लाइफ डिवाइन नाम की किताब इनके द्वारा लिखी गई। ओके, सो राइटिंग पे मत जाइएगा, सुनते रहिए और हो सके तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर्स को सुनते रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। द हाउस ऑफ गॉड, द हाउस ऑफ गॉड ये किताब इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा नाम की किताब इनके द्वारा लिखी गई। द मदर किताब इनके द्वारा लिखी गई। तो ये 4-5 किताबें हैं जो अरविंदो घोष ने लिखी हैं, जिनका पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको किस केस में जो है अरेस्ट किया गया था, तो वो था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब ये केस जो आया था 1902 के अंदर, जिसमें क्या था कि इनका एक भाई था अरविंदो घोष का, जिसका नाम था बरिंद्र घोष। तो उसने रेड की थी आर्मी एक डिपो में, ठीक है, आर्मी का डिपो था, उसमें रेड डाली और उसमें जो है ये दोनों पकड़े गए थे अपने भाई के साथ। तो इनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़ा गया 1902 में। लेकिन इनका बचाव किसने किया, इनका केस किसने लड़ा था, किसने इनको डिफेंड किया था, याद रखिएगा CR दास, चितरंजन दास ने इनको अच्छी तरह से डिफेंड किया था और ब्रिलियंटली हम बोल सकते हैं डिफेंड किया और इनको छुड़वा लिया था। अब इसके बाद, इस घटना के बाद जो है ये पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, पौंडीचेरी के अंदर, ठीक है, पौंडीचेरी में ये चले गए थे पॉलिटिक्स छोड़ के, राइट। तो आई होप आपको समझ आया। चलिए 19 क्वेश्चन पे चलेंगे। महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड द, MG रनाडे ने किसको फाउंड किया था, तो इनमें से सही आंसर जो होगा वो होगा प्रार्थना समाज। लेकिन बेसिकली दोस्तों प्रार्थना समाज जो था ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा फाउंड की गई थी, आत्माराम पांडुरंग नाम याद रखिएगा। लेकिन फेमस किसके समय में हुई, महादेव गोविंद रनाडे के समय में, इसलिए जो है यहाँ पे प्रार्थना समाज ऑप्शन में दिया गया था, तो आंसर यहाँ पे प्रार्थना समाज हो जाएगा, राइट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रार्थना समाज, ये कब बनी थी, 1867 के अंदर, डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1867 में जो है ये बनी थी। इसके अलावा ऑप्शन में देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनी थी, याद रखना है आपने, न्यूयॉर्क में बनी थी 1875 के अंदर। किसने बनाई थी, दो जो है पर्सन है जिनके नाम जरूर पता होना चाहिए, एक है मैडम ब्लावात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की, एंड एक थे कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट। इन दोनों ने मिलकर जो है 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत करी थी। इनका जो हेडक्वार्टर था 1882 में ये इंडिया शिफ्ट किया गया अडयार के अंदर, अडयार मद्रास में है, तो वहाँ पे जो है इनका जो है इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फाउंडेशन 1875 में रखी गई थी, याद रखिएगा। फिर 1893 में जब ये जो है कर्नल ऑलकॉट इनकी मृत्यु हो जाती है, तब इसको संभालती हैं एनी बिसेंट। तो एनी बिसेंट का नाम भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। लेकिन फाउंड इन्होंने नहीं करी है, लेकिन नाम जरूर जुड़ा हुआ है, 1893 में इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आर्य समाज है, आर्य समाज की जो है शुरुआत हुई इसकी भी 1875 में शुरुआत हुई, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, राइट। कहाँ से, बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के अंदर। देन यहाँ पे है ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज 1828 में शुरुआत हुई, कहाँ से, कोलकाता, ठीक है। किसने शुरुआत करी, कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट एक आंसर तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ वीडियो में, और मुझे पता चल जाएगा कि आप सीरियसली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं। एक एक फैक्ट जो मैं यहाँ पे बताता हूँ वो आपकी नींव बनाएगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की, नींव ही नहीं, वो जो है आपको सक्सेसफुल बनाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। डू और डाई कॉल वॉज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग, करो या मरो का नारा कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुई थी, ठीक है जी। 8 अगस्त का दिन था 1942 का। महात्मा गांधी खड़े थे कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में, वहाँ से जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट या करो या मरो का नारा दिया गया था, राइट। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्वालियर टैंक मैदान में जो हमारा फ्लैग है, झंडा है, वो किसने फहराया था, तो एक लड़की फीमेल थी, अरुणा असफ अली, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरुणा असफ अली, क्योंकि इनको बोलते हैं हम ग्रैंड ओल्ड लेडी
जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, दादा भाई नेहरू, वैसे ही ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली को बोला गया था। इसी जो इन्होंने जो कारनामा किया यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो है तिरंगा फहराया था ग्वालियर मैदान में। एंड इसके अलावा देखिए जो डू और डाई का ये जो स्लोगन है ना दोस्तों, ये दिया था यूसुफ मेहरौली ने, ठीक है, यूसुफ मेहराली, ठीक है, यूसुफ मेहरौली ने ये क्वाइन किया था, मतलब ये इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बोला तो महात्मा गांधी ने था, राइट। और यूसुफ मेहरौली ने साइमन गो बैक जो है, ये भी नारा इनके द्वारा ही क्वाइन किया गया था, लेकिन उसमें कौन, लाला लाजपत राय मारे गए थे, उन्होंने जो है उसको बोला था, लेकिन क्वाइन इनके द्वारा किया गया था, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और ये था आज का सेशन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब हुई थी। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में हुई थी, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी, एंड खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। तो दिस वॉज द टूडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और लिंक मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट करें और ज्वाइन ज़रूर करें इसको। और हम मिलेंगे शाम को 7 बजे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री है, खासकर कांगड़ा की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।